हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल साइकिल। और इसके अंदर हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं कोशिका चक्र के बारे में और समसूत्री विभाजन के बारे में। तो आज बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। जो मियोसिस नाम या अर्धसूत्री विभाजन नाम है, ये सर्वप्रथम दिया था फार्मर और मूरे नामक वैज्ञानिक ने। और अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक जो द्विगुणित कोशिका है वह दो बार विभाजित होती है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में दो बार विभाजित होती है और चार पुत्री कोशिकाएं बनाती है और जिनके अंदर जो डीएनए का अमाउंट है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आधी रहती है अपनी मात्र कोशिका की तुलना में। या यूँ कह सकते हैं अपन कि जो भी मियोसिस से चार पुत्री कोशिकाएं बनती हैं वो आपस में आनुवांशिक रूप से विभिन्नता रखती है, साथ ही साथ वह विभिन्नता दर्शाती है अपनी मात्र कोशिका से आनुवांशिक रूप से। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन दो स्टेप्स में या दो भागों में पूर्ण होता है। एक कहलाता है आपके मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन 1 और दूसरा कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन 2 या द्वितीय। अब जो अर्धसूत्री विभाजन 1 होता है वो होता है रिडक्शनल या न्यूनकारी विभाजन। रिडक्शनल डिवीजन है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो कट डाउन हो जाएगा, हाफ रह जाएगा मदर सेल्स की तुलना में, इसलिए इसे कहा जाएगा हेट्रोटिपिक डिवीजन। और साथ ही साथ यहाँ पे होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। अपने पास में जो है 23 पेयर्स बात कर लें, या अगर 23 जोड़े होते हैं, या अलग अलग बात करें तो 22 जो होते हैं वो काई गुणसूत्र होते हैं, प्लस 2 होते हैं आपके एलोसोम्स, जिसे अपन कह सकते हैं XX अवस्था रह सकती है या XY अवस्था रह सकती है। ठीक है, तो ये कुछ ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है। तो 23 जोड़े होते हैं, अपन कह सकते हैं 46 कुल क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। अब हर एक इंडिविजुअल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, जोड़े हैं? कितने पेयर है? 23। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उससे क्या तात्पर्य है? अब जैसे एक आपके पैटर्नल यानी पैतृक साइड से आने वाली क्रोमोसोम्स हैं और एक हैं आपके मदर साइड से आने वाले क्रोमोसोम्स। तो हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसका एक पेयर होगा, इसका एक जोड़ा होगा। अब ये क्रोमोसोम नंबर 1 एक तो आया आपके पिता की तरफ से पैटर्नल साइड से और एक आया क्रोमोसोम नंबर 1 मैटरनल साइड से। अब इन क्रोमोसोम्स के युग्म को इनको आपस में कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी प्रकार से क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4 और 22 तक, क्रोमोसोम नंबर 22 के भी इसी प्रकार से आपको जोड़े देखने को मिलेंगे। क्रोमोसोम नंबर 22 ये पैटर्नल साइड से आया होगा, ये मैटरनल साइड से, यानी एक क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट होता है आपके माता की तरफ से, एक पिता की तरफ से। तो आपके अंदर उसका एक युग्म देखने को मिलता है जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है इनका जो पेयर है इसे कहा जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। 2 को कहा जाएगा होमोलोगस, 3 का होमोलोगस पेयर होगा, 4 का होगा। इसी प्रकार से 22 क्रोमोसोम तक होमोलोगस पेयर होंगे और उसके बाद में XX अगर फीमेल है तो और XY यदि मेल है तो इन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनका जो सेग्रीगेशन होता है ये होता है मियोसिस 1 के दौरान। इसी वजह से जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 के बजाय कितनी रह जाती है? 23 रह जाएगी मियोसिस 1 के बाद में। ठीक है, वही बात की जाए मियोसिस 2 की तो ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। अब इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि ये माइटोसिस के समान होने वाला डिवीजन अपने को देखने को मिलेगा,
क्योंकि अगर मियोसिस 1 के अंदर किसका सेपरेशन हो गया है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो गया, तो मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा, अब यहाँ से सेंट्रोमियर का सेपरेशन होगा और सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और क्रोमेटिड आपस में सेपरेट होंगे, तो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कम नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, केवल अमाउंट ही कम होगा डीएनए का। तो इस प्रकार के डिवीजन को कहा जाएगा होमोटिपिक टाइप ऑफ डिवीजन। और यहाँ क्या होता है, क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अपने को यहाँ ध्यान रखनी है, जैसा अपन ने पढ़ा था कि G1, S और G2 अवस्था ये तीनों मिलकर के निर्माण करती हैं इंटरफेस का या अंतरावस्था का। उसके बाद आती है एम फेज। अब जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है, इनके बीच में वापस से अंतरावस्था नहीं आती है, एक छोटा सा गैप होता है जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में, परंतु वापस से अंतरावस्था इसके अंदर नहीं आएंगी। ये बैक टू बैक होने वाले डिवीजन है। मियोसिस 1 के अंदर जाएगी कोशिका और मियोसिस 1 के बाद में सीधे मियोसिस 2 के अंदर जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है इसकी अवस्थाओं के बारे में। तो जो पहली अवस्था है इसकी वो कहलाएगी आपके प्रोफेज 1 या पूर्वा अवस्था 1। अब जो इंटरफेज अंतरावस्था वाला न्यूक्लियस है वो तो वैसा ही दिखेगा जैसा अपने को समसूत्री विभाजन में दिख रहा था। सेंट्रियोल होगा, केंद्रक झिल्ली होगी और आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियस का जिसे अपन क्रोमेटिन कहते हैं वो उपस्थित होगा। पहली जो अवस्था है वो कहलाएगी प्रोफेज 1 या पूर्वावस्था 1 और यह सबसे ज़्यादा जटिलतम अवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की और इसको बांटा गया है पुनः 5 उप अवस्थाओं में 5 सब स्टेजेस के अंदर। पहली जो उप अवस्था है वह कहलाएगी आपके लैप्टोटीन। अब इस लैप्टोटीन अवस्था की क्या विशेषता है कि इस दौरान जो क्रोमेटिन है वो संघनित होता है और संघनित होकर के क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों का निर्माण कर लेता है। देख सकते हैं अपन क्रोमेटिन संघनित हुआ और संघनित होकर क्या बना लेगा, गुणसूत्रों का निर्माण कर देगा। साथ ही साथ एनिमल्स के अंदर इस अवस्था को कहा जाता है बुके अवस्था। बुके अवस्था या बुके स्टेज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी सारे के सारे क्रोमोसोम्स उपस्थित रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी क्रोमोसोम उपस्थित रहते हैं वो डायरेक्टेड रहते हैं सेंट्रियोल की तरफ, तारक केंद्र की तरफ, और इस प्रकार से एक जैसे पुष्प का गुच्छा होता है वैसी संरचना ये यहाँ पे बना देते हैं। जबकि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर अपने को पता है सेंट्रियोल तो प्रेजेंट होता नहीं है। वहाँ पे जो अवस्था होती है लैप्टोटीन के अंदर उसे कहा जाता है सिनेजेसियस स्टेज। सिनेजेसियस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वह कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, संघनित रूप से जो केंद्रक है उसके एक कोने में पड़े रहते हैं। उस अवस्था को कहा जाता है सिनेजेसियस स्टेज, जबकि एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है अपने को बुके स्टेज। नेक्स्ट जो अवस्था होती है, उप अवस्था होती है प्रोफेज की, उसे कहते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन अवस्था की बात अगर अपन करें तो यहाँ पे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। बात कर चुके थे अपन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं कि जो पेयर का क्रोमोसोम है, एक जो पैटर्नल साइड से आया है और एक जो मैटरनल साइड से आया है, उसको कहा जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज, उनको पहचानने का काम करता है एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन है वो पहचानेगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स को और होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पहचानने के बाद में उनकी पेयरिंग करा देगा, उनके पेयर्स बना देगा। ठीक है, देख सकते हैं अपन चित्र के माध्यम से, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनकी पेयरिंग यहाँ पे इन्होंने करा दी है। साथ ही साथ यहाँ पे भी देख सकते हैं इस चित्र के सहायता से कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनकी पेयरिंग हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साथ ही साथ कुछ अमाउंट में डीएनए का संश्लेषण भी इस स्टेज में देखा गया है। हालांकि सामान्यतः ये माना जाता है कि डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो अंतरावस्था में होता है एस फेज के दौरान, पर कुछ मात्रा में डीएनए 0.3% जो डीएनए होता है वो इस अवस्था में भी संश्लेषित होता है।
नेक्स्ट जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है आपके पैकाइटिन अवस्था। अब पैकाइटिन अवस्था के अंदर क्या होता है, क्या मुख्य विशेषता इसकी देखी जाती है, वो देखते हैं यहाँ पे। जो दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं, अपने को पता है कि जो क्रोमोसोम है एज फेज के दौरान जो क्रोमेटिड्स हैं उनकी अमाउंट डबल हो जाती है, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं, इन्हें कहा जाता है क्रोमेटिड्स, और दोनों क्रोमेटिड्स मिलकर के क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। अब तो जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, उनको अपन आराम से पहचान सकते हैं अलग अलग रूप में। साथ ही यहाँ एक और बात की चर्चा करनी आवश्यक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी पुत्री क्रोमेटिड्स और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, बात करते हैं उसकी। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करें तो जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, जैसे यहाँ पे ये क्रोमेटिड 1 हो गया, ये क्रोमेटिड 2 हो गया, ये क्रोमेटिड 3 हो गया, ये क्रोमेटिड 4 हो गया, तो जो एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड हैं वह क्रोमेटिड कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। यानी कि यहाँ पे क्रोमेटिड 1 और 2 ये क्या है, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं। साथ ही साथ 3 और 4 ये क्या है आपस में, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करें तो क्रोमेटिड 1, क्रोमेटिड 3 ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और क्रोमेटिड 2, 4 ये भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। साथ ही साथ क्रोमेटिड 2 और 3 ये भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स रहेंगे। तो यानी एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, और अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड हैं वो कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इस सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपन ने इसलिए यहाँ पे पढ़ा क्योंकि जो महत्वपूर्ण इवेंट है जो पैकाइटिन अवस्था में होता है वो होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब सामान्य तौर पर यह होता है कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम के मध्य आनुवांशिक पदार्थ का विनिमयन होता है, आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है आनुवांशिक पदार्थ, जो कि एक विशेषता होती है अर्धसूत्री विभाजन की, वो इसी अवस्था के दौरान देखने को मिलता है। और ये जो आनुवांशिक पदार्थों का विनिमयन है, अपन देख सकते हैं यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थों का विनिमयन हो रहा है, इस अवस्था में भी देख सकते हैं। तो जो आनुवांशिक पदार्थों का विनिमयन होता है वह होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य, यानी कि जो क्रोमेटिड नंबर 2 और 3 है इनके मध्य हो सकता है, 2 और 4 के मध्य में भी जो क्रॉसिंग ओवर है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो 1 और 2 है वो तो एग्जैक्ट कॉपी रहेगी एक दूसरे की, तो उससे कोई आनुवांशिक पुनर्योजन नहीं होने देखने को मिलेगा अपने को। तो जो आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है, और क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो देखने को मिलता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के मध्य। अब यह विनिमयन किस प्रकार से होता है, उसके लिए जो सबसे मान्य थ्योरी है, मान्य मत है, वो है ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। और ब्रेकेज मतलब टूटना और वापस से जुड़ने वाली जो थ्योरी है वो कहलाती है आपके सबसे मान्य जो मत है, किसके लिए, क्रॉसिंग ओवर के लिए। ये दिया था स्टर्न और होटा नामक वैज्ञानिक ने, और इस जो थ्योरी है इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है एक मॉडल से जिसे कहा जाता है हॉलिडे मॉडल। हॉलिडे मॉडल बेसिकली ये दर्शाता है कि किस प्रकार से जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है, और एक जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो काम करता है, उसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेज। जो रिकॉम्बिनेज होता है इसमें दो अलग अलग एंजाइम्स की खूबियाँ होती हैं। एक तो इसके अंदर होता है आपके एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है इसका काम होता है कट लगाना डीएनए के अंदर, और दूसरा इसके अंदर जो फीचर होता है वो होता है लाइगेज का, जो कि डीएनए के खंडों को तोड़ने के बाद में जोड़ देता है। तो कट लगा करके अपन देख सकते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इसमें जो एक क्रोमोसोम है कैपिटल ए, इसके कुछ फीचर्स आ गए हैं, एक्सचेंज किया है इसने जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पे भी एक्सचेंज हुआ है, और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंजाइम रिकॉम्बिनेज ने। तो क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटिन अवस्था के अंदर। नेक्स्ट जो अवस्था कहलाती है, या यूँ कह दें नेक्स्ट जो प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्था होती है उसे कहते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में यूँ कह सकते हैं कि जाइगोटिन की उलट अवस्था है, यहाँ डी सिनेप्सिस देखने को मिलता है। डी सिनेप्सिस का मतलब हो गया कि जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स
बना था दो होमोलोगस क्रोमोसोम के मध्य, वो अब डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है, और दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, उनमें अब रिपल्शन या प्रतिकर्षण आरंभ हो जाता है एक दूसरे से। साथ ही साथ जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसके वजह से एक क्रॉस लाइक संरचना बन जाती है, इस तरीके की देख सकते हैं अपन यहाँ पे। इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है काइस्मेटा। अब इस जो प्रतिकर्षण है, काइस्मेटा जो नाम है या इसकी जो खोज है सबसे पहले जेन्सेन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और ये काइस्मेटा देखने को मिलता है क्रोमोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोसोम के मध्य रिपल्शन या प्रतिकर्षण की वजह से। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्रॉसिंग ओवर हुआ उसके वजह से काइस्मेटा बन गया। अब काइस्मेटा जो बना है वो बना आपके पैकाइटिन अवस्था में, परंतु जो काइस्मेटा है वो विजुअलाइज हुआ किस अवस्था में? डिप्लोटिन अवस्था में। या इसको एक अन्य तरीके से भी देख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हुआ तो पैकाइटिन अवस्था में, परंतु क्रॉसिंग ओवर विजुअलाइज हुआ, दिखने लगा किसके रूप में? काइस्मेटा के रूप में। किस अवस्था में? डिप्लोटिन अवस्था में। साथ ही साथ जो डिप्लोटिन अवस्था होती है इसमें टर्मिनलाइजेशन आरंभ हो जाता है। टर्मिनलाइजेशन का मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से पूरी तरीके से सेपरेट होना आरंभ हो जाते हैं और रिपल्शन दिखलाते हैं अलग अलग पोल्स की तरफ। ठीक है, तो काइस्मेटा जो है वो इट बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम ड्यू टू डीसिनेप्सिस। क्रोमोसोम के मध्य आप कह सकते हैं समजात या होमोलोगस क्रोमोसोम के मध्य प्रतिकर्षण की वजह से डीसिनेप्सिस होगा, और डीसिनेप्सिस की वजह से आप कह सकते हैं कि काइस्मेटा है वो अब गुणसूत्रों के सिरों की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इस प्रक्रिया को कहा जाएगा टर्मिनलाइजेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है या नेक्स्ट जो उप अवस्था है, सब स्टेज है प्रोफेज 1 की, वो कहलाती है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस की विशेषता देख सकते हैं चित्र में। टर्मिनलाइजेशन का जो प्रोसेस था, सेपरेशन था, वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपन बता रहे थे वो भी डिसअपीयर हो गई है। नेक्स्ट जो फेज आती है प्रोफेज फर्स्ट के बाद में, प्रोफेज फर्स्ट की अपन ने उप अवस्थाओं की भी बात की, उसके बाद की जो अवस्था है वो कहलाती है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट शायद शब्द अपन ने एक्सप्लेन नहीं किया है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है उसे अपन कहते हैं बाइवेलेंट। ठीक है, अब जो बाइवेलेंट है उसको वो जाकर के अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पर। ठीक है, जो इक्वेटर प्लेट है या मेटाफेजिक प्लेट होती है उसके ऊपर अरेंज हो जाते हैं आपके बाइवेलेंट्स जाकर के। और सेम वही प्रोसेस रहेगा कि आपके जो सेंट्रियोल्स हैं वहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होंगी और वो हेल्प करेंगी इन क्रोमोसोम्स को या बाइवेलेंट्स को मेटाफिजिक प्लेट पर अलाइन होने के लिए। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं ये है होमोलोगस क्रोमोसोम है, समजात गुणसूत्र हैं जो अरेंज हुए हैं मेटाफिजिक प्लेट पे। जबकि समसूत्री विभाजन पे क्या हुआ था, सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स थे वो अरेंज हो रहे थे सिंगुलर रूप में, किस पे? हाइपोथेटिकल मेटाफिजिक प्लेट पर। अब जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है सिर्फ एक तरफ से अटैच्ड है, दोनों तरफ से अटैच्ड नहीं है क्रोमोसोम की। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज के बारे में, और नेक्स्ट स्टेज कहलाती है आपके एनाफेज फर्स्ट। और एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। अब माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर अपने पता है कि सेंट्रोमियर बाइंडिंग प्रोटीन होता है और इससे जुड़ने वाली माइक्रोट्यूब्यूल कहलाती है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसकी शॉर्टनिंग की वजह से क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक है समजात गुणसूत्र वो एक ध्रुव की तरफ चला जाएगा और दूसरा जो समजात गुणसूत्र है वो दूसरे ध्रुव की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है वो गुणसूत्र के एक तरफ से या काइनेटोकोर की एक तरफ से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो सेपरेशन होगा, पृथक्करण होगा, वो होमोलोगस क्रोमोसोम का होगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा,
एक्सपांशन होगा किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के एक्सपांशन की वजह से अपन कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से यह है जो समजात गुणसूत्र है उनको अलग अलग ध्रुवों की तरफ धकेलने का कार्य करेगा। क्या रिजल्ट रहा एनाफेज का, होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स थे, समजात गुणसूत्र थे, वो सेग्रीगेट हो गए, पृथक हो गए एक दूसरे से और अलग अलग ध्रुवों की तरफ पहुंच गए। और इस एनाफेज के अंदर सेंट्रोमेरिक डिवीजन नहीं होता है, सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता है। ये विशेषता है अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज की। नेक्स्ट जो स्टेज है उसके अंदर अपन देखेंगे कि टीलोफेज स्टेज आ गई। टीलोफेज स्टेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से देखने को मिलेगी अपने को, देख सकते हैं यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है। साथ ही साथ क्रोमोसोम होते हैं वो डीकंडेंस्ड हो जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम है उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे डीकंडेंसेशन भी देखने को मिलेगा, वापस एक क्रोमेटिन के रूप में उपस्थित हो जाएंगे। अब इसके अंदर सेल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइटोकाइनेसिस होगा या कोशिका द्रव्य विभाजन यहाँ देखने को मिलेगा, साइटोकाइनेसिस होगा इसके बाद में। अब इस साइटोकाइनेसिस की वजह से क्या होगा, एक जो मात्र कोशिका थी उससे क्या मिल गई, दो पुत्री कोशिकाएं बन गई। ठीक है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया। परंतु हुआ क्या, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, क्या हुआ कि 46 क्रोमोसोम या यूं कह दें कि जो 23 पेयर थे वह अब विभाजित होकर के क्या बन गए, यहाँ पे 22 और 22 तो रह गए ऑटोसोम्स। साथ ही यहाँ पे यदि ये एक्स वाई पोजीशन थी तो एक के पास एक्स आ गया और एक के पास में वाई चला गया। यदि यह अवस्था इस प्रकार से थी कि 44 प्लस एक्स वाई, तो अब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के बाद में क्या हुआ, रिडक्शनल न्यूनकारी विभाजन हुआ। होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर थे, युग्म थे, वह सेग्रीगेट हो गए, एक दूसरे से पृथक हो गए, जिसकी वजह से अब जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या रह गई, आधी रह गई। अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट डिवीजन होगा। इनके बीच में एक गैप छोटा सा देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है इंटरकाइनेसिस, जिसके बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की थी। और जो मियोसिस सेकेंड होती है ये एग्जैक्टली सिमिलर होती है माइटोसिस के। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर था वो 2n था, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर है वो अगुणित है, n ही है, एक ही सेट मौजूद है। अब जो प्रोफेज 1 होगा उसके अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम होंगे वो वापस से या क्यों कहते हैं कि क्रोमेटिन है वो कंडेंस्ड होगा और क्रोमेटिन कंडेंस्ड होने की वजह से ये दिखने लगेगा क्रोमोसोम्स के रूप में, देख सकते हैं अपन। तो क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम के रूप में दिखने लग जाएगा। उसके बाद में जो मेटाफेज है, साथ ही साथ अपन कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे अब डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी दोनों ही सेल्स के अंदर। ठीक है, सेंट्रियोल का डिवीजन हो जाएगा, सेंट्रियोल का डिवीजन होकर के यह तारक केंद्र का विभाजन होकर के ये अलग अलग ध्रुवों की तरफ जा करके उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो फेज है मेटाफेज, मध्य अवस्था द्वितीय। इसके अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाइपोथेटिकल मेटाफेजिक प्लेट पर जाकर के अलाइन हो जाएंगे। इस प्लेट पे आकर के अलाइन हो गए, देख सकते हैं अपन विभिन्नता देखने को मिल रही है अपने को। कुछ पार्ट है इसने इसका ले लिया है, कुछ पार्ट इसने इसका ले लिया है, तो आपस में इनके अंदर क्या हुआ है, पुनर्योजन हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है, अब मेटाफेजिक स्टेज के अंदर क्या होगा, मेटाफेजिक स्टेज के अंदर ये अलाइन हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर या मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर, और जो तर्कु तंतु हैं वो इसके अंदर सहायता करेंगे या जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो इसके अंदर सहायता करेंगे, जैसा कि अपन ने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है एनाफेज सेकेंड। ये एनाफेज सेकेंड एग्जैक्टली सिमिलर होती है एनाफेज ऑफ द माइटोसिस या समसूत्री विभाजन की एनाफेज से। यहाँ पे क्या होगा कि इन गुणसूत्रों का जो सेंट्रोमियर है, जैसे अपन पहले चर्चा की थी, वो स्प्लिट हो जाएगा, देख सकते हैं अपन। जो सेंट्रोमियर है वो टूट गया और यहाँ पे दूसरी विशेषता ये है कि जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं यह गुणसूत्रों के दोनों तरफ से जुड़ी हुई है। ठीक है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स गुणसूत्रों के दोनों ओर से जुड़ी हुई हैं और
साथ ही साथ यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है इसकी स्प्लिटिंग होगी, ये टूट जाएगा लंबाई में, और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स की शॉर्टनिंग के वजह से यह अलग अलग ध्रुवों की तरफ खींचना आरंभ हो जाएंगे। साथ ही साथ इसी समय जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर एक्सपांशन या वृद्धि देखने को मिलेगी, जो इन क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से दूर धकेलेंगे। तो इस एनाफेज सेकंड के अंदर सेंट्रोमियर का विभाजन होता है और क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग होते हैं। जबकि एनाफेज प्रथम के अंदर क्या देखने को मिला था अपने को कि जो होमोलोगस या समजात गुणसूत्र हैं उनका विभाजन हो रहा था। नेक्स्ट टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज अवस्था अपने को पता है कि जो गुणसूत्र हैं वो अलग अलग ध्रुवों की तरफ पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर अंदर जो है केंद्रक झिल्ली उसका निर्माण आरंभ हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ थी वही गुणसूत्रों की संख्या यहाँ देखने को मिली। ठीक है, तो डीएनए का अमाउंट हाफ हो गया, परंतु जो गुणसूत्र हैं वो अभी भी 22+X ही रहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी 22+Y रहेंगे। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है, अमाउंट यहाँ पे और आधा हुआ है ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है वो हुआ है सेंट्रोमियर का, क्रोमेटिड आपस में सेपरेट हुए हैं। तो टीलोफेज अवस्था में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या केंद्रक कला है वो वापस से अपीयर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस का, और साइटोकाइनेसिस के होने की वजह से जो खांच का निर्माण होता है कोशिका झिल्ली के, उसकी वजह से 4 जो कोशिकाएं हैं अगुणित कोशिकाएं हैं उनका निर्माण हो जाएगा। इसके अंदर भी N, N, N और N, क्योंकि इनके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मात्र कोशिका की तुलना में आधी है, और इनका जो संगठन रहेगा इन 2 पुत्री कोशिकाओं का वो ये रहेगा, और इन 2 पुत्री कोशिकाओं का संगठन रहेगा ये। धन्यवाद।